ये बधाई का सिलसिला तो वास्तव में दिल्ली पर कल ही आया है। लगातार इस प्रकार के क्रम मैं उस दिन से सोच रहा हूं जब बड़ी जीत एक मध्य प्रदेश की जब हुई, उस समय मुझे आने का मौका मिला था और उसके बाद लगातार लोकसभा का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, एक दिशा उन सब चुनाव से बढ़ते हुए आगे फिर महाराष्ट्र का भी एक बहुत सफलतापूर्वक चुनाव हुआ और उसका परिणाम भी अच्छा अनुकूल निकला और फिर अब दिल्ली का चुनाव वहां आकर के बढ़ा है। ये क्रम लगातार देश में वर्षों से जो चल रहा है, इस पर भी आपका जरूर ध्यान होगा, ताकि मैं इसलिए ध्यान करा रहा हूं कि पत्रकार भी एक जागरूक नागरिक होता है, उस जागरूकता को इस माध्यम से भी आपके सामने रखना था, मैंने रखा है। जहां तक इस बार के बजट का विषय है, हर वर्ष की भांति ये बजट निकला है। जब इस बजट की चर्चा करता हूं तो मुझे याद आ जाता है कार्यकाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जो पार्टी संगठक के नाते से उन्होंने काम शुरू किए और बाद में फिर शासनिक प्रशासनिक के नाते से, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री रहे हों, लगातार मैं 1996 से, यानी आज लगभग 28 साल हो गए हैं, मेरा उनका संबंध है। नया सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, और नई और बड़े सोच की कल्पना 1996 में तब होती है जब वो हरियाणा में हम लोगों ने इकट्ठे काम किया, मैंने उनके साथ काम किया, तो पार्टी के नाते बड़ी बड़ी बातें भी उन्होंने हमसे सुचवाई और हमने उसको किया। उसी का परिणाम है कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार शासन बना और 15 साल यानी शासन को इस टर्म के साथ होंगे और आगे भी ऐसे ही बढ़ेंगे। हम यहाँ मध्य प्रदेश में भी 2003 से, बीच में अगर एक 15 महीने छोड़ दिया जाए तो 2003 से तो लगातार हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। देश में भी 2014 से लगातार अब तीसरी बार बनी है सरकार, तो आगे बढ़ रहे हैं। कल्पना कैसी है, 2022 में जब उन्होंने शुरू किया कि अगला 25 वर्ष ये हमारा अमृत काल का समय होगा। अमृत काल के पीछे अर्थ यही था कि इस काल में हमें बहुत कुछ करना है, बड़ा करना है, और लक्ष्य रखा 2047 जब देश को 100 वर्ष हो जाएंगे आजाद होने पर, तो उस समय देश विकसित की श्रेणी में आना चाहिए। विकसित श्रेणी की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, जिसके कारण से देश अभी विकासशील देश में है तो आगे विकसित कैसे हो जाए, उसी हिसाब से आगे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। और उसकी अगर मैं तुलना करूं 2013-14 से और आज 25-26 के बजट के साथ, तो 13-14 का बजट उस समय का आंकड़ा है 16,65,000 करोड़ रुपए का बजट देश का उस समय था, सब जो प्राप्तियां और व्यय है टोटल। आज जो बढ़कर के 50,65,000 करोड़ रुपया हो गया, अर्थात 3 टाइम्स। तो 3 गुना बजट 10 साल के अंदर बढ़ना, ये बहुत बड़ा एक मायने रखता है किसी भी देश के लिए। इस प्रकार की गति और किसी देश की सामान्यता है नहीं। एक फास्ट मूविंग इकोनॉमी, ये उसका द्योतक है कि किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस नाते से इस बजट की कुछ विशेषताएं हैं। एक तो नई स्कीमें, ये हमेशा वो लेके आते हैं आवश्यकता के हिसाब से, समय के हिसाब से, और पुरानी स्कीमें जितनी कारगर है उनको बढ़ाते हैं, उनको आगे उसका जितनी वृद्धि करनी होती है बजट में वो भी करते हैं। उसके परिणाम को देख करके, तो उस परिणाम के हिसाब से और उनको भी उन्होंने शामिल किया, आगे बढ़ाया है। और हर वर्ग का उसके अंदर ध्यान रखने का उनका जो सिलसिला है, उसको मैं देखता हूं कि पिछले कुछ सालों से 4 वर्गों की बात करते हैं कि हमारी तो 4 जातियां हैं, और उन 4 जातियों को फिलोसफिकल एक शब्द प्रयोग करता हूं तो है ज्ञान। ज्ञान यानी जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी। तो ये 4 शब्दों से, 4 अक्षरों से ये जो इस चीज का उद्योग बना है कि हम गरीब कल्याण की बात करते हैं, युवा वर्ग की बात करते हैं, अन्नदाता की भी करते हैं, नारी महिला शक्ति इसकी बात करते हैं। उसी के साथ साथ अन्य क्षेत्र उनकी भी, जैसे मिडिल क्लास का विषय भी आता है, गरीबों के साथ मिडिल क्लास की भी चर्चा हम करते हैं।
उद्योगपतियों की बात करते हैं। देश के अंदर आर्थिक दृष्टि से जो कंट्रीब्यूट करने वाला वर्ग है, चाहे व्यापारी है, चाहे उद्योगपति है, एक्सपोर्टर है, उनकी भी चर्चा करते हैं। और कुल मिलाकर के व्यवस्था परिवर्तन, इसकी बात भी हम करते हैं। व्यवस्था परिवर्तन से लोगों का जीवन सरल कैसे हो, ईज ऑफ लिविंग, इसकी बात भी हम करते हैं, ताकि लोगों के रहन सहन का कैसे सरल तरीका बने। इसी प्रकार से जो नए नए प्रोविजन जो जिसकी मैं चर्चा करूंगा, हो सकता है उसमें कुछ चीजें पुरानी भी हों, फिर भी मोटे रूप से मैं बताऊंगा कि उन्होंने गरीब कल्याण के नाते से पहले से ही, यानी जैसे गरीब कल्याण का उनको अन्न देने की बात है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, ये चल रहा है कब से, कोविड के दिनों से ये शुरू किया था। और एक बहुत बड़ी आम आदमी के लिए ये योजना है, राहत की योजना है। डे केयर सेंटर यानी अस्पतालों में ये बनाए जाए, ये उनकी पहली घोषणा है। इस बार नई घोषणा है कि हर अस्पताल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें डे केयर सेंटर, कोई पूरा समय एडमिट नहीं भी रहना चाहता, मरीज है कैंसर का, अन्य बीमारियों का, सुबह गया शाम को वापस घर आ गया। इस वर्ष में 200 नए डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे और आगे चल करके हर जिले में, हर जिला अस्पताल में ये केंद्र बनाए जाएंगे। गिग वर्कर्स, ये एक ऐसी नई श्रेणी है। आज जो ई मार्केटिंग या जो इस प्रकार से होम डिलीवरी, ये जो सर्विस चल रही है, इसमें गिग वर्कर्स का एक बड़ा वर्ग ये खड़ा हुआ है। तो ऐसे 1 करोड़ गिग वर्कर्स के लिए ई श्रम पोर्टल उन्होंने बनाया है, उस पर रजिस्ट्रेशन हो रही है और उनको हेल्थ केयर बेनिफिट्स ये दिए जा रहे हैं। और ऐसे जो अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं, एक प्रकार के 30 करोड़ वर्कर्स को अभी तक इस पर रजिस्टर किया जा चुका है, जिनको 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपया पेंशन देने का प्रावधान भी ये किया गया है कि जैसे रजिस्टर्ड वर्कर होगा तो इनको 3,000 रुपया पर महीना पेंशन दी जाएगी। और इनका 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस, और 1 लाख रुपया इन केस ऑफ पार्शियल हैंडीकैप्ड अगर होता है तो ऐसी एक योजना गिग वर्कर्स के लिए भी दी गई है, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए। जो समाज वंचित समाज है, ऐसे लोगों को गरीबी कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मैंने बताई दिया आपको कि जिसका बजट 2,03,000 करोड़ रुपया ये इसका बजट है। जो खास करके गरीबों के लिए अन्न देने की बात जो आई है कोविड मैनेजमेंट के बाद, वैक्सीन डोजेज ये भी दी गई है, 80 करोड़ लोगों को दी गई। 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है, यानी पॉवर्टी लाइन से ऊपर ऐसे लोगों को निकालने के लिए सारा काम किया गया। 25 करोड़ लोगों की गिनती, और ये स्पीड अपने देश की जो बनी है, इसमें से दुनिया के लोग भी इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि इस प्रकार से गरीबी रेखा के बाहर कैसे लोगों को लाया गया है। गरीबों को मोबाइल सर्विस, नेट कनेक्शन, इंटरनेट की सुविधा ये बहुत तेजी से बढ़ी है। इस पर भी जो भी इंटरनेट की सेवाएं हैं गांव-गांव में पहुंचे, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनके ऊपर इंटरनेट की, वाईफाई की सुविधाएं दी जाए, इसका भी लाभ हुआ है। इसका अगर मैं आंकड़ा बताता हूं तो 2014 में इंटरनेट कनेक्शन को उपयोग करने वाले लोग 17 करोड़ थे, जो आज बढ़कर के 100 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। तो ऐसी इतनी बड़ी संख्या में जब ये कम्युनिकेशन का, एक मीडिया का, एक नेट इंटरनेट की कनेक्शन का सुविधा लोगों को मिलती है तो ये जीवन को सरल करने वाली बात है। इसमें हमारी जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की जो रैंकिंग है, ये दुनिया भर में पहले 83rd रैंकिंग थी, आज 49th रैंकिंग है। देखा जाए तो काफी सुधार हुआ है, फिर भी और इसकी आवश्यकताएं हैं जिसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जैसा हमको मालूम है कि इस बार पहली ही जो बजट की यानी कैबिनेट का फैसला था, 3 करोड़ नए घर ये दिए जाए, 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में और 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में, इसका भी प्रावधान जो किया गया है। इस बार 78,000 करोड़ रुपए का बजट जो है ये इसके लिए रखा गया है। ऐसे ही जो योजना है आयुष्मान की, आयुष्मान भारत के लिए भी 5 लाख रुपए का बेनिफिट सभी बीपीएल परिवारों को तो मिलता ही है। 70 वर्ष से ऊपर ऐसे परिवार के हर सदस्य को
उसमें कोई लिमिट इनकम की नहीं है। उसमें 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को 5 लाख रुपया अतिरिक्त ये जो आयुष्मान भारत की ये सहायता देने का भी घोषणा की गई है। और टोटल हॉस्पिटल अभी तक जो एम्पैनल हो चुके हैं 31,000 से ऊपर हॉस्पिटल्स में एम्पैनलमेंट हो गए हैं, जिन पर इलाज वो जाकर के करा सकते हैं। अभी आयुष्मान की कुल बेनिफिशरीज 55 करोड़ ऐसा रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें 6 करोड़ ये सीनियर सिटीजन जो 70 साल से ऊपर के हैं उनको भी लिखा जा चुका है, इसमें रजिस्टर किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन ये भी 10 साल पहले और प्रधानमंत्री जी ने ही इसकी घोषणा की थी लाल किला से, जब लोगों ने मजाक भी उड़ाया था कि देश का प्रधानमंत्री लाल किले से स्वच्छता जैसी बात की घोषणा कर रहा है और कोई विषय नहीं था क्या। ऐसा मजाक भी किया गया, लेकिन उस स्वच्छता को देश और दुनिया ने सराहा कि आज हमारा जो 10 साल पहले जिस प्रकार गांव के, शहरों की, गलियों की, नालियों की, तालाबों की जो दुर्दशा होती थी उसको सुधार करके आज एक वातावरण बना है। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि अभी तक जब भी रैंक में कोई फर्स्ट शहर आता है तो मध्य प्रदेश का इंदौर आता है। लगातार पिछले 6 वर्षों से 7 वर्षों से आ रहा है। बल्कि कुछ लोगों को ये परेशानी हो गई कि अगर फर्स्ट एक ही शहर को आते रहना तो फिर हमने काम क्यों करना है। उसका हम रास्ता निकाल रहे हैं कि हर वर्ष फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आएंगे उनका एक अलग ग्रुप बनाएंगे, उसको कोई नया नाम देंगे ताकि अगली बार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आए। क्योंकि कुल संख्या शहरों की 4,900 है। नुकसान नहीं होगा, उनके लिए अलग से कंपटीशन कराएंगे, कोई एक अलग क्लब बना देंगे, लीग बना देंगे, उस लीग में कंपटीशन उनका अपना होगा। लेकिन जो नए बेचारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आना चाहते हैं उनके ऊपर बंधन ना लगे, उनका कंपटीशन चलता रहे। तो एक सबके अनुकूल है। आखिर तो सफाई की एक चिंता करनी, व्यवस्था करनी है। और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले इनका जब कंपटीशन होगा तो उसमें भी उनको मेंटेन करना पड़ेगा। जो मेंटेन नहीं करेगा उसको फिर सांप काटे, पीछे जाए, दूसरों को मौका मिले। एक वर्ग है जो हाथ से काम करता है, कारीगर। उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना जो शुरू की है उसका भी 5,100 करोड़ रुपए का बजट किया है। जो ये आर्टिजन्स हैं, कलाकार हैं, छोटा मोटा हाथ का काम करते हैं, इनकी तरफ भी कभी किसी का ध्यान नहीं गया था। लेकिन इन सबको भी 2,64,00,000 लोगों को भी रजिस्टर कर लिया है। इनको भी उसी प्रकार से सहायता देने का क्रम ये शुरू किया है। कुछ वर्गों को 3,000 रुपया जो पेंशन की बात है उसमें एक श्रम योगी मानधन योजना भी है। इनको भी पेंशन नहीं है, इसमें 6,000 रुपया साल का जो दिया जाता है, उसमें जैसे किसान कल्याण है ऐसे ही श्रम योगी है, ऐसे लघु व्यापारी है। तो इनकी भी बजट 244 करोड़ रुपया अलग से है। 40 लाख वर्कर्स इसमें एनरोल हो चुके हैं, जिनको वर्ष में ये 6,000 रुपया और ये मिलता है 3 किस्तों में। युवाओं के लिए इस बार बजट 3 गुना किया गया है 13-14 से, यानी उस समय 1,200 करोड़ रुपया था, इस समय 3,800 करोड़ रुपया है। तो 3,800 करोड़ रुपया युवाओं के लिए और बजट जो है इसमें तय किया गया है, उनके खेलों के लिए, उनकी यूथ एक्टिविटीज के लिए। अटल टिंकरिंग लैब्स, ये जो स्कूल्स हैं, इनमें बच्चों को इनोवेशन के या विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग करने के अटल टिंकरिंग लैब से ये जो लैब शुरू की गई है, 50,000 स्कूलों में ये लैब जो है इस बार स्थापित होगी। इसका भी इंटरनेट की व्यवस्थाओं के लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट व्यवस्था पहुंचे, इसका भी डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज बढ़े ताकि बच्चे भी, स्कूल में जाने वाले भी, उनको भी इंटरनेट की क्लासेस से उनको लाभ मिले। गांव के अंदर, गांव में जो लाइब्रेरीज हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरीज, वो भी ज्यादा से ज्यादा काम करें। गांव की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इंटरनेट के साथ, कंप्यूटर के साथ अपने आप को काम कर सके। तो इस प्रकार की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। मेडिकल कॉलेजेस, जो
जिनकी संख्या 10,000 नए मेडिकल कॉलेज की सीटें 2025 में जोड़ी जाएंगी और अगले 5 साल की प्लान है 75,000 नई सीटें, नए मेडिकल कॉलेज खोलना और नई सीटें, ताकि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो और कैसे मजबूत हो। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता इस नाते से की जा रही है कि नई नई स्कीमें, ऐसी पैरामेडिकल स्टाफ इसको बढ़ाने की भी नई योजनाएं हैं। केवल डॉक्टर्स नहीं, लेकिन डॉक्टर्स के साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री जी ने एक पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम ये शुरू की है, ताकि हायर एजुकेशन में, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग एजुकेशन है, आईआईटीज है, ऐसे सब बच्चों को रिसर्च फेलोशिप के अंदर 10,000 फेलोशिप का एक टेक्नोलॉजिकल रिसर्च करने का एक कार्यक्रम, इसकी भी सुविधा उनको दी जाएगी। आईआईटीज को भी इसमें बढ़ाया जा रहा है। 5 आईआईटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर ये इसमें और बढ़ाया जा रहा है। 23 आईआईटीज इसके अंदर स्टूडेंट्स इन 23 IITs doubled from 65,000 to 1,35,000 in the last 10 years। यानी 10 साल में IITians की 23 जगह पर 1,35,000 IITians इस समय जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो 10 साल पहले सिर्फ 65,000 ही थे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एजुकेशन में खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा विषय है। आज देश और दुनिया में इसकी ओर ध्यान जा रहा है, तो इस ओर भी 500 करोड़ रुपए का एक आउटले प्लान बनाया है कि हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल एम्प्लॉयमेंट देने की जो योजनाएं हैं, कौशल विकास, स्किलिंग के बिना आज पढ़ाई लिखाई में तो हम शायद बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, लेकिन स्किलिंग का एक जो कमी महसूस होती है देश और दुनिया में, कि लोगों को कुछ ना कुछ हुनर आना चाहिए, सिखाई होनी चाहिए। ऐसे स्किलिंग के बहुत बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। उसके कारण से पिछले 10 साल में हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो घटा है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश का 4.9% था, वो अब 3.2% रह गया, अर्थात हमने 35% जो उसमें कमी लाए हैं। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी कम हो रही है। और इसके अंदर एक विशेष बात है कि वुमेन लेबर फोर्स, इसका पार्टिसिपेशन रेशियो ये बढ़ा है। कामकाजी महिलाओं की संख्या ये बढ़ी है, जो 2012 में कुल 22.6% महिलाओं की ये फोर्स होती थी, काम करने वाली कामकाजी महिलाएं, अब वो 41.7% हो गई है। अर्थात बड़ी मात्रा में महिलाओं का जो काम करने वाली महिलाओं का संख्या ये बढ़ रही है। मुद्रा लोन, इसको भी पहले कोलेट्रल फ्री जो था वो शायद 5 लाख था, इसको 10 लाख रुपया कोलेट्रल फ्री कर दिया गया है और इसकी सीमा भी जो है वो 1 करोड़ रुपए तक है। बेनिफिशरीज 47 करोड़ ऐसे बेनिफिशरीज हैं कामकाज में, इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान। स्टार्टअप्स अपने आप में एक बड़ा विषय है जो देश के युवाओं में बहुत प्रचलित हो रहा है। कोई भी स्टार्टअप अपने आइडिया के साथ नया को बिजनेस शुरू करता है तो उसको अभी अवसर नहीं मिलते थे, लेकिन स्टार्टअप्स की योजना के बाद उसको लोन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गए हैं। 10 करोड़ रुपए तक का भी लोन उसको मिल जाता है। तो अपने देश की धरती पर स्वागत भी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार का आगामी भविष्य का बजट आपने एक एक करके सभी सेक्टर में ये सोच के परेशान था कि कौन सा बोलूँगा कौन सा छोड़ूंगा, ऐसा लगता पूरे रिपीट करूंगा तो 1.25 घंटा तो हो ही गया। अब ये दोबारा इस पे, क्योंकि वाकई हमने जिस तरह की आपकी ये सारी बातें सुनी, उस सब में हम मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं देख रहे हैं। कोई क्षेत्र आपने छोड़ा नहीं और आपने भी अपने एक बहुत गरिमापूर्ण शब्दों के साथ सहजता से सभी सेक्टर पे समान रूप से सब योजनाओं पे अपना मंतव्य प्रकट किया है। मैं तो इसको देख के गौरवान्वित हो रहा था कि कपास उत्पादन की बात भी अगर आपने जोड़ी है तो कपास उत्पादन से एकदम से ये हमारा पूरा निमाड़ से लगा करके पूरा मालवा और मालवा से आगे तक का बेल्ट,
एक बड़ी संभावना के आधार पर चल रहा है, जिसमें आपने कहा कि कपास उत्पादन से कपास आधारित रोजगार तक की बात आपने कही, तो अर्थात इसमें एमएसएमई आ गई, हेवी इंडस्ट्री तक आ गई, कपड़े से बने हुए सारे उत्पाद आ गए, रेडीमेड गारमेंट्स आ गए, यहाँ तक कि हमारी लाडली बहना योजना भी आ गई, जिसमें हमने 1250 रुपया महीना बहने को देकर के 5000 रुपया तक आय बढ़ाने के लिए अगर हम एमएसएमई की इंडस्ट्री स्थापित करेंगे तो जो हमारी पॉलिसी है उस पॉलिसी के बलबूते पर हमारी 4000 से लेकर 7000 तक की रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री अगर लगेगी तो कपास की फसल से कपड़ा धागे से बनता हुआ रेडीमेड गारमेंट्स में, और उसी में निर्यात इकाई भी जुड़ जाएगी। आपने निर्यात इकाई को भी ले लिया। आमतौर पे मैं अगर पोर्ट की बात करता तो हमारे यहाँ अटपटा लगता है, लेकिन कंटेनर के माध्यम से रेलवे का लाभ लेकर के हमारे पोर्ट से अमेरिका के मार्केट में भी कपड़े सप्लाई करना है, तो वो जो जीएसटी हमको मिलेगा ये हम अपने आप समुद्र व्यापार में से भी लाभ लेंगे। ये इसकी इतनी महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको समझना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी आपको धन्यवाद इस माध्यम से भी देना चाहूंगा कि आपने हमारी औद्योगिक संरचना को लेकर के जो अभियान चलाया है, कमोबेश उसके भी पूरे सेक्टर को कवर कर लिया है। उसमें हमारे फुटकर मजदूर जो रोजमर्रा में काम करते हैं, गिग वर्कर्स जो अपने अपने ढंग से जॉब ढूंढ करके उनके अपने काम हैं, उसी प्रकार से लंबे समय तक चलने के लिए जो आपने इनकम टैक्स स्लैब की बात कही है, तो इसमें भी सब सेक्टर जुड़ गए, इसमें भी कोई सेक्टर छूट नहीं रहा है। एक एक करके आपने जो 12 लाख तक के स्लैब की बात कही है, तो हमारे पास में इसका बड़ा लाभ मिलेगा। 16 लाख वालों को भी 50,000, 18 वालों को भी 70,000, पता नहीं कितने प्रकार से आपने जोड़ बाकी कर लिया। ये तो मेरे वैसे ही अटपटा भी लग रहा है, लेकिन मैं आपका अभिनंदन भी करना चाहूंगा। हमारे अपने युवा वर्ग के लिए, स्टार्टअप के लिए भी 10 करोड़ से 20 करोड़ तक की बात कही, तो हमने अपने 27 क्षेत्र जो आपने फोकस किए, जिसमें आपने कहा कि ऋण गारंटी शुल्क को 1% कम करेंगे, तो ऐसे इनके अंदर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी पैमाने पर हमारे युवा वर्ग को इसका लाभ मिले। इसी प्रकार से सूक्ष्म उद्यमियों को भी ऋण सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर दी। ये बहुत बड़ी एक तरह से राहत भी है, और इसमें आगामी 5 वर्ष में 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त माध्यम से देने वाले हैं। तो हम मान के चलें कि बड़े पैमाने पर हम इसको अपने आप में कवर कर लेंगे। टूरिज्म सेक्टर में भी आपने कहा कि अलग अलग प्रकार के सभी प्रकार के साथ साथ होम स्टे तक में मुद्रा लोन देने वाले हैं। तो ये होम स्टे हमारे लिए कई मायनों में, बड़ी होटल तो हम कर देते हैं, स्टार होटल हम कर देते हैं, लेकिन होम स्टे करने की बात जब हम करते हैं तो हमको मालूम है हमारी अमरकंटक से लेकर के नर्मदा जी की, जहां गुजरात के पास तक की पूरी यात्रा में बड़े पैमाने पे हमने धार्मिक पर्यटन में भी होम स्टे की संभावना ढूंढी है, जिसमें हमारे सभी धार्मिक पर्यटन स्थल पे बड़े पैमाने पर लोगों को रुकने की व्यवस्था ग्रामीण अंचल में भी हो जाए। उसमें हम अगर मदद करेंगे तो ये गांव की दृष्टि से, गांव की आय की दृष्टि से भी बड़ा एक निर्णायक भूमिका हो जाएगी। इसमें आपकी तरफ से एमएसएमई में उच्च दक्षता, तकनीकी उन्नयन, पूंजी बेहतर इत्यादि प्रकार की जो निवेश और टर्नओवर की सीमा को बढ़ाने के लिए आपने 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाने के बारे में जो आश्वासन दिया, इससे हमारे सभी टेक्निकल कॉलेज भी अपनी हमारी एक तरह से आईआईटी की सेक्टर तक ले जाने की जो हमारी कल्पना है, ये उसमें मदद करेगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कहा आर्थिक विशिष्ट क्षेत्र और मत्स्य पालन में भी दोहन के लिए विशेष रूप से आपने ध्यान दिया, तो हमारी जितनी भी जल संरचना है इस समय मत्स्य पालन की बड़ी संभावना है और उस पर हम ये पूरा लाभ लेंगे। यद्यपि आपने इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह तक जोड़ करके इसमें प्लान देखा है, लेकिन अभी हमारे नर्मदा सागर हर एक बड़े बड़े तालाब, और अब तक बाण सागर, रीवा हो या नर्मदा की वैली के सभी हो, अब तो नदी जोड़ों का माध्यम से भी जो आपने दूसरी बड़ी लाभ दिया है। हमारे राज्य वो राज्य जिसने 2 राज्यों के साथ तो बड़ी बड़ी नदी परियोजनाओं पे काम कर दिया है। अगर मैं वैसे सरल भाषा में समझाऊं तो ये ध्यान में आएगा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा कितनी मदद की जा रही है। अकेले में इसी साल के हमारे तीसरे एमओयू की तरफ की बात करूंगा तो ये जो उत्तर प्रदेश का केन बेतवा, जिसके माध्यम से बुंदेलखंड का हमारा पूरा क्षेत्र सरसब्ज होगा, इसके बाद
पार्वती कालीसिंध चंबल वाला योजना, और अब तीसरा हम जो ताप्ती नदी के साथ जोड़ करके महाराष्ट्र सरकार के साथ काम करने वाले हैं। तो तीनों को जोड़ दे तो 2 लाख करोड़ तो हमको अकेले इन तीनों योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को मिलने वाले हैं। तो ये सरकार की वाकई बहुत बड़ी उदारता भी है और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और एक एक बूंद जल को उपयोग करने के लिए मौका देने वाली बात भी। आपने महिला या अनुसूचित जाति जनजातियों को भी उद्यमी बनाने की योजना चालू कर दी। ये हमारे उसी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने वाला हिस्सा है। जब हम औद्योगिकरण, तो महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति, कई बार ये जो मन में कसक रह जाती कि हमारे हर वर्ग को उद्योगपति बनाना चाहिए, तो आपने कहा इनको 5 वर्षों के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन देंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है इस वर्ग के लिए। इसी के साथ साथ आपने फुटवियर, चमड़ा उद्योग, इसको भी फोकस किया है, जिसमें 22 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। तो मैं मान के चलता हूं कि बड़े पैमाने पर जब 18 करोड़ से ज्यादा पशुधन हमारे मध्य प्रदेश में है, तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी उद्योग की संभावना भी हमारे यहाँ मिलेगी। जिसमें आपने कहा वेट ब्लू लेदर पर अब मूल सीमा शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, तो ये उसी को वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी भूमिका लाएगा। मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन और पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटर, खास करके हमारा तो पीथमपुर का तो ऑटोमोटिव पूरा सेक्टर है, ये पूरा परिस्थिति तंत्र भी सुधारेगा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी निर्माण में भी मदद करेगा। और आपने बैटरी से जुड़े हुए उत्पाद को बढ़ाने के लिए भी बड़े पैमाने में मदद की। तो ये हमारा नर्मदापुरम का इंडस्ट्रियल बेल्ट और सभी तरफ से हम बैटरी उद्योग को लगातार बढ़ाने वाला जाना जाए। इसमें आपने पवन टरबाइन, अति उच्च वोल्ट ट्रांसमिशन उपकरण, ग्रिड स्केल बैटरी, ये सब चीजों को जोड़ने का जो आश्वासन दिया, ये भविष्य की दृष्टि से हमारे सभी उद्योग के लगने वाली संभावना को बल देगा। आपने कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने की बात कहेंगे तो मध्य प्रदेश तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। ऐसे में हमारे जितने भी माध्यमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मिडिल स्कूल, इन सबको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे तो ये बहुत अद्भुत एक तरह से क्रांति हो जाएगी, खास करके हेल्थ के और शिक्षा, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में। भारतीय भाषाओं के पुस्तकों को डिजिटल कराने के लिए भी आपने बड़े पैमाने पर धनराशि उपलब्ध कराने की बात कही है। मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें भारतीय भाषाओं में हमारी जो भूमिका मध्य प्रदेश की है, हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर विश्वविद्यालय चलाते हुए सभी प्रकार की जनजातियों की भाषाओं को, बोलियों को, सबको संवर्धन करने का काम कर रहे हैं। तो ये इस योजना का लाभ हमको निश्चित मिलेगा। 5 IIT में अतिरिक्त बुनियादी के साथ जब आपने सुविधाओं की बात कही है, तो हमने अपने IIT को डीप टेक रिसर्च के आधार पर IIT इंदौर का कैंपस बढ़ाते हुए उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से जोड़ने की बात कही है। जो 6 हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में डीप टेक और अन्य रिसर्च के कामों को प्रोत्साहन देने की बात कही। और आपने कहा रिसर्च को प्रोत्साहन देते हुए AI सेक्टर में आपने 500 करोड़ का एक अलग से बजट रखवाया है। तो मैं मान के चलता हूं कि इसका लाभ हम निश्चित रूप से उठाएंगे। अगले मेडिकल कॉलेज की बात तो आपने कही दी है। हमारे लिए इसी साल हमने 3 मेडिकल कॉलेज लोकार्पित कर दिए, 8 पाइपलाइन में है, 12 का टेंडर लगा हुआ है। ऐसे में अगर ये सीट बढ़ने की बात कर रहे हो, तो जो आपका हमारा भारत सरकार का मूल भाव है कि हम इसको नीचे तक मेडिकल कॉलेज एक जिले तक ले जाए, तो मैं मान के चलता हूं आने वाले 2 साल के अंदर 40 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे अकेले मध्य प्रदेश के अंदर होंगे। ये इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा सभी जिलों में। जब आपने डे केयर, कैंसर सेंटर की बात की, ये बात सही कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बड़ा है, सिंचाई बढ़ रही है, लेकिन जाने अनजाने केमिकल के जो नुकसान आ रहा है, ऐसे में कैंसर हमारे यहाँ बहुत कई जगह बढ़ रहा है। ये दुखद भी है, लेकिन इसके साथ में इसकी आपने समाधान की दृष्टि से जब डे केयर, कैंसर सेंटर की बात करेंगे तो कैंसर को प्रारंभिक रूप से अगर पहचाना जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा, तो निश्चित रूप से ये बड़े पैमाने पर हमारी मदद होगी। मैं मान के चलता हूँ PM स्वनिधि पुनर्गठन में भी आपने 30,000 करोड़ से ज्यादा की जो राशि में वृद्धि की है, बैंकों में ऋण देने में 30,000 रुपए की, तो ये बहुत बड़े पैमाने पे UPI से जुड़े हुए क्रेडिट कार्ड और निर्माण क्षमता में वृद्धि करेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि जब आपने प्रस्ताव के माध्यम से 1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष दिया है, जिसके माध्यम से जो मूल आपका मंत्रालय भी है, जिसका विकास का केंद्र शहर बने और शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास हो, तो ये हमारी उस भावनाओं को बढ़ाने वाला है
जिसके माध्यम से हम शहरों के आगामी 25 साल तक के प्लान बनाए हैं। अमृत काल जो 47 तक का है, तो जब हमने उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शाजापुर 5 जिलों को मिलाकर के एक बृहद परियोजना वहां की बनाई। दूसरी परियोजना भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, इससे जोड़ करके जो प्लान कर रहे हैं, तो ये आपके इस कोष का लाभ हमको निश्चित रूप से मिलेगा, जिसमें आपने 10,000 करोड़ का आवंटन करा है। मैं मान के चलता हूं कि बताने के लिए तो बहुत है, अब थोड़ा क्वेश्चन पूछने के लिए भी छोड़ दूं, लेकिन थोड़ा मन नहीं पर मान रहा, कुछ और चीजें बताने की इच्छा हो रही है। जो आपके माध्यम से हमारे तुअर दाल, अरहर दाल, जो दाल उत्पादन को प्रोत्साहन दिया, ये हमारे कृषि प्रदेश के लिए एक तरह से जीवन दान का काम करेगा। हमारे कई प्रकार के दाल के माध्यम से ये मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में बड़ी भूमिका रहेगी। आपने एक और बड़ी बात युवाओं की दृष्टि से कही है, तो हमारा अपना लगभग 1.5 करोड़ युवा मध्य प्रदेश के अंदर है। ऐसे में युवाओं को लेकर के सभी प्रकार के सेक्टर के लिए हमने जो आपने ज्ञान शब्द को परिभाषित किया है, माननीय मंत्री जी के माध्यम से मैं प्रेस को बताना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री की भावनाओं के अनुसार जब आपने ये बजट दिया है, उस भावना के पहले ही हमने ज्ञान के चारों शब्दों में से गरीब, युवा और अन्नदाता की नीति अभी आने वाली है, जो 8 दिन में आ जाएगी, तो नारी, ऐसे करके 3 सेक्टर पे हमने मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट के स्तर पर नीति को हमने बना ली, जिसमें सरकार के सभी अंगों को जोड़ करके इनको कैसे फोकस किया जाए, इनकी जीवन में बेहतरी कैसे की जाए। जैसे उदाहरण के लिए बताना चाहेंगे, अकेले युवा वर्ग के लिए हमने कल्पना की कि 2028 तक सर्विस और गैर सरकारी दोनों तरह से 70% से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर हम उपलब्ध करा देंगे। अकेले हमारी उस युवा नीति का परिणाम है। इसी प्रकार से नारी सशक्तिकरण को लेकर के भी उसमें हमारी नीति बहुत अच्छी आई है। कुल मिलाकर के जैसे आपने कहा कि कोबाल्ट पाउडर, अपशिष्ट, लिथियम, आयरन बैटरी, ये 12 प्रकार के अलग अलग खनिजों को जो छूट देने का निर्णय किया है, ये छोटा नहीं। जब माइनिंग का हमारा सेक्टर है, हमारे यहाँ तो सभी प्रकार के खनिज में अब तो सोना भी मिल रहा है, हीरा तो मिलता ही मिलता था, तो हम तो ये मान के चलते कि आपने सारे सेक्टर को जोड़ा है, तो ये इसका लाभ हम निश्चित उठाएंगे, जिसमें सीसा, जस्टा और आप तो पता नहीं आगे तक बहुत सारी बातें जोड़ रहे हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आज के इस अवसर पर सारे मित्रों के साथ आपने मध्य प्रदेश में आकर के पुनः जब अपने इस सारी बातों को रखा है, तो ऐसे में हमारा प्राचीन गौरवशाली अतीत की बात भी इसमें मैं बताना चाहूंगा। आपने कहा कि हमारी पांडुलिपियों के विरासत के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, संरक्षण, शैक्षणिक संस्थान, संग्रहालय, पुस्तकालय, निजी संग्रहकर्ताओं के साथ मिलकर के आपने कहा ज्ञान भारतम मिशन योजना की बात कही, तो हमारे यहाँ के सभी संग्रहालयों पर पुरातत्व विभाग के माध्यम से मिलकर के हमने बड़े पैमाने पर इस पर काम चालू किया है, और अपने आप में इसके माध्यम से बड़ा लाभ मिल जाएगा। जिसमें सिंधिया प्राच्य इंस्टीट्यूट उज्जैन में 14 करोड़ की लागत से हमने उसका पुनर्निर्माण भी चालू किया, जहां 500 साल से लेकर 2500 साल पुरानी पांडुलिपियों का संरक्षण भी हम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आह्वान कर रहे हैं, सिक्कों का संग्रहालय बना रहे हैं। ऐसे कई सेक्टर में आपका लाभ मिलेगा। आज के इस अवसर पर मेरे ख्याल से मैं इतना ही बोलना पर्याप्त समझूंगा, समय के साथ धीरे धीरे बात आएगी। लेकिन अंत में एक एयर कार्गो की बात आपने कही, मैं उस बात को बोलते हुए अपनी भूमिका समाप्त करूंगा। जब हमने बृहद परियोजना की बात कर दी इंदौर भोपाल की, तो ऐसे में भविष्य में एयर कार्गो पे भी हमारे राज्य के अंदर, क्योंकि एयर कार्गो अभी एक बड़ी संभावना वाला एक सेक्टर है मध्य प्रदेश के साथ, ये अच्छी बात है कि वो सब सेक्टर में काम करने के लिए अपने राज्य में भी सक्षम है, लेकिन सबके साथ पूरे देश के मध्य में भी बैठा हुआ है। ऐसे में हमारे लिए सड़क यातायात, रेल यातायात, ये तो सुगमता है, लेकिन पोर्ट और बाकी जगहों को पहुंचाने के लिए समय लगता है। ऐसे में आज के जमाने में एयर कार्गो की बहुत बड़ी संभावना, जहां सभी प्रकार के माल को हम देश और दुनिया में सरलता से पहुंचा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी बातों का लाभ लेते हुए मध्य प्रदेश निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, और ये सारी अपने उस एक एक बजट की योजनाओं का लाभ लेते हुए मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेगा। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। ये सभी मध्य प्रदेश के विकास के गीत आपके सुमधुर स्वरों में हम सबको आनंदित कर रहे थे। और इसके बाद
अंतिम चरण में आपके प्रश्न और उसके बाद एक सहभोज में सभी आप आमंत्रित हैं। कुछ प्रश्न अभी ले लेते हैं और कुछ हमारे नेतागण उस सहभोज में भी रहेंगे, कुछ वहां ले लेंगे। तो एक तरफ से सबसे पहले सुचन्ना दीदी से प्रारंभ कर देते हैं। जी, कोई माइक है क्या? नहीं, कॉर्डलेस दे दो भाई। ये मध्य प्रदेश के साथी हैं भाई साहब, बिना उसके दीदी बोलिए। हाँ, प्रखरता से आएगी जी। हाँ, जब हमारे देश के सिटीजन्स टैक्स भरते हैं तो उसका उद्देश्य ये होता है कि हमारा देश का डेवलपमेंट हो और हमारा अपना देश का जो गरीब वर्ग है उनका उत्थान हो। जब यूएस जैसा एक नेशन हमारा 104 इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस कर सकता है, हमारे यहाँ तो 2 करोड़ बांग्लादेशी बैठे हुए हैं जो हमारे